नमस्ते, ज्ञान विविधि चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कल की कक्षा में हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का अध्याय नंबर 15 भारतीय संस्कृति, और जिसके लेखक है, इसके निबंध है और इसके निबंधकार है बाबू गुलाब राय, जिनका जीवन परिचय है वो कल की कक्षा में हमने देख लिया था। और इसका कुछ मूल पाठ है वो भी हमने पढ़ लिया था कि संस्कृति है वो क्या होती है, इसके कितने पक्ष होते हैं। तो संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, बाह्य पक्ष होता है और एक आंतरिक पक्ष होता है। तो बाह्य पक्ष की बात है वो कल की कक्षा में हमने कर ली थी कि बाह्य पक्ष में हमारा खान पीन, हमारा खाना पीना, रहना, वेशभूषा और भाषा, ये संस्कृति के बाह्य अंग होते हैं कि हम किस प्रकार से हमारा आचार व्यवहार, रहन सहन, ये सब किसमें आते हैं? संस्कृति के बाह्य पक्ष में आते हैं कि हमारा खान पीन कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है, वेशभूषा कैसी है, आचार विचार कैसा है, व्यवहार कैसा है, हम किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये सब संस्कृति के बाह्य अंग के अंतर्गत आते हैं। इन सब की बातें हमने कल की कक्षा में कर ली थी। आज हम संस्कृति के आंतरिक पक्ष की बात है वो करते हैं, और इसके साथ ही हम ये भी बताया था कि किस तरह से कतली है, ध्रुवदल, नारियल है, इनको पूजा विधान में है उपयुक्त माना जाता है। किस तरह से बाह्य पक्ष के अंतर्गत है हम अपना जो रहन सहन है, किस तरह से हमारी भोजन पद्धति है वो किस प्रकार से है, नीचे आसन लगाकर हम भोजन करते हैं, और ये हमारी संस्कृति है। नंगे पैर घूमना हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कृति के बाह्य पक्ष का प्रदर्शन है वो करते हैं। आंतरिक पक्ष की बात हम करते हैं। तो देखिए, यह तो है संस्कृति के बाह्य पक्ष। अब आते हैं संस्कृति के आंतरिक अंगों पर भारत में विशेष बल दिया गया है कि बाह्य पक्ष तो है ही है महत्वपूर्ण, इसके साथ ही आंतरिक पक्ष होता है, इस पर विशेष बल दिया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में अच्छे मनुष्य के जो लक्षण बताए गए हैं उसमें मनुष्य स्मृति में बताया है। मनुष्य स्मृति जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, इनमें अच्छे मनुष्य के लक्षण बताए गए हैं कि वो एक अच्छा मनुष्य है, उसमें क्या क्या लक्षण है वो होने चाहिए जो उसके आंतरिक पक्ष का उद्घाटन करता है। जैसे कि धृति, क्षमा, दयावान होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, अस्त्य यानी कि चोरी नहीं करने वाला होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, सोच, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करने वाला होना चाहिए, नियंत्रण करने वाला होना चाहिए, विद्या यानी गुणवान होना चाहिए, उसमें ज्ञान की भंडार है वो होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, अक्रोध यानी क्रोध उसमें नहीं होना चाहिए। अक्रोध से मतलब क्रोध की भावना है, क्रोध है उसमें नहीं होना चाहिए। ये जो 10 लक्षण है वो किसके बताए हैं? मनुस्मृति में एक अच्छा मनुष्य के बताए हैं। वे सब भारतीयों की मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति, मनुस्मृति
कहते हैं कि संतान के लिए, कामों भोग के लिए नहीं, वर्ण पितृ ऋण चुकाने और समाज को अच्छे नागरिक देने के अर्थ में। और कहते हैं कि उन्होंने अगर विवाह संपन्न किया है तो किस लिए किया है? संतान प्राप्ति के लिए। ऐसा नहीं अपने काम वासना को पूर्ति के लिए विवाह करते थे, नहीं, संतान प्राप्त कि जब तक एक पिता होता है अपना पितृ ऋण, अपने पुत्र ऋण है वो नहीं चुका पाता है, पुत्र है वो अपने पितृ ऋण का तभी चुका पाता है जब वो स्वयं एक संतान को पैदा करके एक यशस्वी संतान, एक बलशाली, एक शौर्यशाली, कीर्तिशाली संतान को देता है, तभी वो पितृ ऋण से मुक्त हो पाता है। वो समाज को अच्छे नागरिक देने के लिए है वो संतानोत्पत्ति है वो की जाती थी। जो भ्रष्ट बनते थे ऐसे व्यक्ति हुए जो केवल भ्रष्ट का है वो जीवन जीते थे। बाल्यावस्था में विद्या ध्यान करते थे, यौन में विषय भोग करने वाले, वृद्धावस्था में मुनि वृत्त को धारण करने वाले, योग द्वारा शरीर को त्यागने वाले। आजकल तो अंत में तनुजान की बात हो गई। ऐसे रघुवंशियों के कुल का मैं कालिदास, यानी मैं कह रहे हैं अपने लिए कालिदास वर्णन करना, यद्यपि मेरे पास वाणी का वैभव नहीं है। कभी यहाँ देखकर कहना चाहते हैं कि मेरे पास वाणी का वैभव नहीं है, इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में त्याग, सत्य, यश, आश्रम विभाग और सामाजिक कल्याण की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। अगर हम प्राचीनता की बात करें तो हमारे यहाँ देखिए प्राचीन भारतीय संस्कृति में किस किस को अधिक महत्व दिया जाता था? त्याग को बहुत महत्व दिया जाता था। अपना धन है वो दूसरों के हित के लिए ही संचय करते थे। और सत्य की राह पर चलने वाले ऐसे हुए हैं राजा, अपने यश प्राप्ति के लिए है वो बड़े बड़े कार्य करते थे, युद्ध अभियान है वो करते थे। आश्रम विभाग के अनुसार अपना जीवन है वो जीते थे। वो सामाजिक कल्याण की ओर उनका ध्यान है वो अधिक रहता था। इस समाज को एक अच्छे नागरिक प्रदान कर सके, देश को अच्छे नागरिक प्रदान कर सके, इसलिए संतानोत्पत्ति करते थे, न कि अपनी काम वासना को शांत करने के लिए विवाह करते थे, गृहस्थ को अपनाते थे। तो संक्षेप में अगर भारतीय संस्कृति के अंगों की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति को है वो 4 अंगों में बांटा गया है। भारतीय संस्कृति के अंग है उनकी बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंग, जिसमें पहला आता है आध्यात्मिकता। अब देखिए आध्यात्मिकता है वो क्या होती है? अध्यात्म यानी कि अपनी नश्वर शरीर का मोह न होकर और किसके प्रति मोह होना चाहिए? उस परम ब्रह्म के प्रति मोह होना चाहिए, उससे अपना लगाव है वो जुड़ाना है। इसके अंतर्गत देखिए नश्वर शरीर का तिरस्कार किया जाता है कि शरीर कैसा है? नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, क्षणभंगुर है ये। और इस पर लोग सत्य, अहिंसा, तप आदि आध्यात्मिक मूल्यों को अधिक महत्व देना, आवागमन की बात को समझना कि इस संसार में अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अगर वही इंसान इस संसार में आकर अपने जो मनुष्य जीवन मिला है इसका महत्व नहीं समझ पाता है, इसका सदुपयोग नहीं कर पाता है, तो उसे फिर इस संसार में भटकते रहना पड़ता है। फिर आवागमन का चक्र है वो बनता रहता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। तो इस प्रकार से कि अपने ज्ञान से, अपने तप से, तपोबल से है इस संसार से आवागमन से मुक्ति प्राप्त करना। और साथ में ही ईश्वरीय न्याय में विश्वास करना कि ईश्वर है वो हमेशा न्याय करता है, भले ही उसके न्याय में देर हो जाए लेकिन चूक कभी नहीं होगी। तो जो जैसा करेगा उसे वैसा फल है वो भुगतना ही पड़ता है। और हमारी यहाँ की संस्कृति तपोवन की संस्कृति रही है कि यहाँ देखिए हमारी जो भारत भूमि है वो तपोभूमि मानी जाती है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने अपने तप त्याग तपोबल से है इस संसार को है वो संपूर्ण संसार भारत देश को ही है तपोवन बना दिया था। तो तपोवन की संस्कृति रही है जिसमें विस्तार ही विस्तार है, यानी आत्मा का विस्तार है वो किसमें देखा गया है? सर्व जीवों में देखा गया है। एक चींटी में भी वही आत्मा का निवास माना गया है, तो एक कुंजर, एक हाथी में भी उसी आत्मा का निवास माना गया है। तो यहाँ जो विकास है उसको महत्व दिया गया है, आत्मा के विस्तार को महत्व है वो
इसके बराबर का मांस है वो मैं अपने शरीर से दे देता हूँ, तो उसे उनके पीछे उनकी क्या भावना थी कि शरीर क्या है, नश्वर है। ऐसे ही अपने एक दूसरे राजा हुए हैं दधीची महर्षि, बहुत बड़े महर्षि महात्मा दधीची का नाम आपने सुना होगा, कि जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवों के विजय के लिए, इस जग कल्याण के लिए है अपनी हड्डियों, अपनी अस्थियों का दान कर दिया था, कि राक्षसों को मारने के लिए उनकी हड्डियों से निर्मित वज्र की आवश्यकता थी, इसीलिए उन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे शरीर क्या है, नश्वर है, नष्ट होने वाला है, एक न एक दिन ये नष्ट होने वाला है, तो क्यों नहीं इसका सदुपयोग किया जाए, क्यों नहीं यश को प्राप्त किया जाए। इसीलिए आज हम शिवी को, दधीची को, मोरध्वज को, राजा मोरध्वज को आज हम याद करते हैं कि जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था, हंसते हंसते अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था। तो ये किस कारण से हुआ, इस नश्वर शरीर के कारण हुआ, कि उनको पता था कि शरीर कैसा है, नष्ट होने वाला है, नश्वर है। तो इसीलिए बड़े बड़े बलिदान देने के लिए लोग वो तैयार हो जाते थे। और राजा महाराजा दिलीप हुए जिन्होंने गुरु की प्रसन्नता के लिए वो चारण है वो स्वीकार, अपने राज्य का त्याग करके गाय को चराने का कार्य है वो स्वीकार कर लिया था। वे सिंह कहते कि यदि तुम मुझ पर दया ही करना चाहते हो तो मेरे ये शरीर पर दया करो। पंचभूतों से बने नासमान शरीर के पिंडों पर मुझे जैसे आप लोगों की आस्था नहीं होती है। अभी कोई व्यक्ति है जो कि सिंह के सामने आ जाता है उसके सिंह से रक्षा करने के लिए, है ना। अब देखिए गाय आ जाती है, गाय को चराने के लिए जाते हैं महाराजा दिलीप, तो सिंह आ जाते हैं, सिंह उस गाय को खाना चाहता है, तो महाराजा दिलीप है जो जानते थे कि ये शरीर नश्वर है, तो उन्होंने गाय को बचाने के लिए अपना शरीर त्याग करना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। वो सिंह को कहते हैं कि अगर तुम खाना ही चाहते हो तो मेरे इस नश्वर शरीर को खा जाओ, है ना, जो इस पंचभूतों में मिला है और इसमें विलीन हो जाने वाला है, मिल जाने वाला है, मिट जाने वाला है। तो यही बात है कि कहते हैं कि नासवान शरीर के पिंडों पर मुझ जैसे लोगों की आस्था नहीं होती। हमारे यहाँ का मार्ग साधना का मार्ग रहा है और तब त्याग और संयम को महत्व है वो दिया गया है। दूसरी आती है इसका समन्वय बुद्धि। भारतीय संस्कृति के अंग है ये। समन्वय बुद्धि की बात हम करते हैं तो आत्मा की एकता के आधार पर हमारे यहाँ अनेकता में एकता देखी जा सकती है। देखिए हमारे भारत देश है जिसमें अनेकता में एकता है वो विद्यमान रहती है, तो यहाँ आत्मा की एकता के आधार पर यहाँ अनेकता में एकता। अभी बताया ना कि आत्मा का विस्तार है वो सर्व जीवों में है, चाहे वो चींटी से लेकर हाथी तक देख रहे हैं, सभी में एक ही आत्मा का विस्तार है वो माना गया है। तो यहाँ आधार पर यहाँ अनेकता में एकता है, इसी से मिलती जुलती समन्वय भावना है। हमारे विचारकों ने सभी वस्तुओं में सत्य के दर्शन किया है, उनका धर्म है वो अविरोधी रहा है। हमारे ऐसे ऐसे मनीषी हुए, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी हुए हैं जिन्होंने सभी उनका
देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी ये प्राचीन समय में, जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, समाज को 4 भागों में बांटा गया, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन इसमें गड़बड़ है वो कब होती है कि जैसे ब्राह्मण थे जिनको की शिक्षा का कार्य है वो दिया गया था, तो शिक्षा के क्षेत्र में वो अपना एकाधिकार मानने लगते हैं, वो समदर्शन की बात भूल जाते हैं। पंडित है वो समदर्शन यानी कि सबको समान दृष्टि से देखने वाली बात है वो भूल जाते हैं, भेदभाव को अपना लेते हैं और उसमें वो परिवर्तन जो लाते हैं, यही इस वर्णाश्रम व्यवस्था को खत्म करने का कारण है वो बनती है। क्षत्रिय थे जिनका कार्य क्या था, रक्षा करना था, अपने प्रजा की रक्षा करना था, तो वो रक्षा का कार्य है वो भूल जाते हैं, अपने आप को ही सर्वे सर्वा मान लेते हैं और अपने ही बल का प्रयोग है वो निर्बलों पर करने लग जाते हैं। तो इसी कारण से इस व्यवस्था को भी हटाना पड़ा था। इसी प्रकार से वैश्य वर्ग था जो कि व्यापार वाणिज्य व्यापार है इसका संभालने का उसका कार्य था, तो वो भी अपना एकाधिकार है इस क्षेत्र में समझने लग जाता है। इसी प्रकार शूद्र के जो अन्य जो कार्य बचते हैं वो करते थे, तो ये सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्यों में अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगते हैं, एकाधिकार मानने लगते हैं। इसी कारण से इसका स्वरूप है वो कैसा हो जाता है, संकुचित हो जाता है। इसी कारण से इस वर्णाश्रम व्यवस्था है इसको धीरे धीरे है वो क्या करना पड़ा, खत्म करना पड़ा। आज वर्णाश्रम व्यवस्था है वो नहीं है, समाज को 4 भागों में नहीं बांटा गया, आज समाज है वो 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है उच्च वर्ग, एक होता है मध्यम वर्ग, एक होता है निम्न वर्ग, 3 भागों में बांटा है। उच्च वर्ग जो धनिक वर्ग कहलाते हैं, मध्यम वर्ग होते हैं जो अपनी साधारण अपना जीवन है वो जीते, एक निम्न वर्ग होता है जिनके भी अपने जीवन का गुजारा भी है वो बड़ी मुश्किल से होता है। इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है और सभी अपने अपने हिसाब से कार्य है वो करते हैं। किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है कि एक निम्न वर्ग है वो उच्च वर्ग का कार्य नहीं कर सकता है, एक मध्यम वर्ग है वो निम्न वर्ग या उच्च वर्ग का कार्य नहीं कर सकता है, ऐसे कोई पाबंदी वर्तमान समय में नहीं है। तो इसका महत्व और सिद्धांत है वो धीरे धीरे क्या हो गया,
जाना है, समाज की ओर है वो गमन करना चाहिए। तो ये किंतु पारिवारिक के साथ साथ सामाजिकता बढ़ाना श्रेष्ठ करो, परिवार को भी चलाना है और साथ के साथ समाज में भी अपनी अच्छी छवि बनाना है, ये सबसे श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ माना गया है। भाषा पोशाक में अपनत्व होना, जातीय व्यक्तित्व को तिलांजलि देना। अगर भाषा पोशाक में अपनत्व हो रहे हैं तो जातीय व्यक्तित्व को तिलांजलि दे रहे हैं। कितनी बारीकी से बात कही है और कितनी गहन बात यहाँ है वो बाबू गुलाब राय जी ने की है कि अगर हम अपनी पोशाक का त्याग करें, जैसा कि वर्तमान समय में हम देखते हैं अपनी जो भारतीय पोशाक है, ढीले ढीले वस्त्र पहनना, बिना सिले वस्त्र पहनना, पूरे लंबे वस्त्र पहनना, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहनना, तो उन वस्त्रों का त्याग करके छोटे छोटे है शॉर्ट्स पहनने जाते हैं, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हैं। तो हम क्या छोड़ रहे हैं, अपनी जो जातीय संस्कृति है उसका त्याग कर रहे हैं। भारतीय जो जातीय संस्कृति जिसमें ढीले वस्त्र पहनना आया है और बिना सिले वस्त्र, पूरे शरीर को ढकने वाले वस्त्र, तो उनको हम तिलांजलि दे रहे हैं। अगर उसके साथ हम भाषा का भी बात करते हैं, यहाँ भाषा की कि पोशाक की भाषा, अगर हम अपनी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी भाषा अपना रहे हैं, विदेशी भाषा अपना रहे हैं, तो हम अपनी भाषा को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ हमें अपनी भाषा और अपनी पोशाक का त्याग नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सम्मिलित परिवार की प्रथा को इतना न बढ़ा देना चाहिए कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही न रह जाए, और नए व्यक्ति को इतना महत्व देना चाहिए कि गुरुजनों का आदर भाव भी न रहे और पारिवारिक एकता पर खरा गाता उसकी। कितनी अच्छी बात की है, देखिए कि हमें अपने सम्मिलित परिवार की प्रथा को इतना न बढ़ा देना चाहिए कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही न रह जाए। सम्मिलित परिवार, संयुक्त प्रथा, संयुक्त परिवार है वो अपनी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है, वो रही है, संयुक्त परिवार होते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में संयुक्त परिवार को इतना अधिक बढ़ाने देना चाहिए कि व्यक्ति का महत्व ही नहीं रह जाए, व्यक्ति का अपना स्वयं का व्यक्तित्व ही नहीं रह जाए। कि परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं तो सभी है वो बहुत सारे लोग हैं, नए कार्य है वो कर लेते हैं, तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनका कार्य करने का बारी ही नहीं आती है, जिनका नंबर ही नहीं आते हैं और वो अपने व्यक्तित्व को खो देते हैं, अपनी जो कार्य क्षमता होती है, अपनी कुशलता है उनके अंदर ही अंदर दबकर रह जाती है। तो इतना भी बढ़ावा नहीं है वो देना चाहिए। और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति को, एक अकेले व्यक्ति को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए कि वो अपने से बड़ों, अपने गुरुजनों का आदर करना ही भूल जाए, वो अभिमानी हो जाए, तो इतना महत्व भी नहीं देना चाहिए। कपड़े और जूतों की सभ्यता और कम से कम कपड़ा पहनने, नंगे पैर रहने की सभ्यता में भी समन्वय किया जा सकता है। अब देखो कपड़े और जूतों की सभ्यता, कपड़े और जूतों की बात बताइए कि हमारे यहाँ नंगे पैर घूमना है वो ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है, पृथ्वी का स्पर्श है वो ज्यादा अच्छा माना गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जूते पहनना ही छोड़ दे, नहीं, समन्वय बनाकर चलना। जहाँ हमें आवश्यकता है अपने शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हुए हमें अपने पोशाक है, अपने जूते हैं, इनको धारण भी करना है, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति का त्याग नहीं करना। जहाँ आवश्यकता नहीं होती है वहाँ जूतों का त्याग करके नंगे पैर है, इस पृथ्वी का, धरती का स्पर्श करना भी आवश्यक है। तो समन्वय की बात यहाँ कहती है, सभ्यता को कम नहीं करना, कम कपड़ा पहने और नंगे पैर की सभ्यता में भी समन्वय की आवश्यकता है। अंग्रेजी सभ्यता में जूतों का विशेष महत्व, किंतु उन्हें अपने यहाँ के चौकर पूजा गृह की सीमा पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों में तो जूतों का बड़ा महत्व, तो सब जगह जूते पहने हुए घूमते हैं, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में पूजा घर है, रसोई घर है, चौका है, उसमें हमें जूते पहनना क्या है, निषेध है, वर्जित है, तो हमें उनका त्याग करना चाहिए। हमारी सभ्यता मिट्टी और पीतल के बर्तनों के लिए, हमारी सभ्यता तो मिट्टी के बर्तनों में भोजन करना है, पीतल के बर्तनों में भोजन करना है, तो उसी को ही अपनाना चाहिए। हमारी सभ्यता स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों के अधीन है, हमारी जो सभ्यता है वो स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों के अनुसार चलने वाली है। अब मिट्टी जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही लाभदायक होती है, फायदेमंद होती है, इसलिए मिट्टी के बर्तनों में है भोजन करना है, वो हमारी सभ्यता है वो रही है। हम कुल्हड़ों में कूड़े का अच्छा बंदोबस्त कर सके उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। यदि हम कुल्हड़ों के कूड़े का अच्छा बंदोबस्त कर सके तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। आलस्य को वैज्ञानिकता पर विजय न पाना चाहिए। अंग्रेजी संस्कृति से भी सफाई और समय की पाबंदी की बहुत सी बातें सीखी जा। अब अंग्रेजी सभ्यता है उसमें सफाई को विशेष महत्व दे गए, समय की पाबंदी को विशेष महत्व दे, तो ये अच्छी बातें हैं, वो भी हमें अंग्रेजी सभ्यता से क्या करनी है, ग्रहण करनी है, स्वीकार करनी है, किंतु अपनी संस्कृति के मूल अंगों पर ध्यान रखते हैं। लेकिन संस्कृति के जो मूल अंग है उनको ध्यान में रखते हुए अन्य संस्कृतियों की अच्छी बातों को अपनाना है। समन्वय द्वारा संस्कृति क्रमशः उन्नति करती रही है और आज भी हमें उसका समन्वयशील बनाना है। देखिए समन्वय की भावना के रहते हुए भी हमारी भारतीय संस्कृति है आज जो श्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती है, उसी का पालन हमें आगे भी करना है। देखिए मूल पाठ है वो पूरा होता है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर है वो देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति निबंध के निबंधकार बाबू गुलाब राय है। गोरस बेचन हरिमिलन एक पंथ और लोकोक्ति का अर्थ क्या है कि एक समय में दो कार्य संपन्न करना। संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है, संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है, परिष्कार करना, उत्तम बनाना, है ना, है संस्कृति
विशेष कृपा रही। यहाँ 6 ऋतु आती है और एक निश्चित समय पर आती है, निश्चित समय काल तक ठहरकर है वो जाती है। और ऐसे में ऋतु के अनुसार प्रकृति अपना साजो श्रृंगार करती है, अपनी यौवनावस्था को धारण करती है, फल फूलों से लद जाती है। और यहाँ का जो नगधिराज है यानी हिमालय है वो कवियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। नगधिराज जो अनेक औषधियों का केंद्र रहा है। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी मुनि होते हैं जो गुफाओं में जाकर अपनी एकांत साधना करते हैं। तो इस तरह से प्रकृति की जो विशेष महत्व है वो रहा है अपने भारतीय संस्कृति में। प्रकृति प्रेम है। शकुंतला ने अपने पति गृह जाते हुए प्रकृति से आज्ञा मांगने की इच्छा क्यों जाएगी? क्योंकि उसका प्रकृति के प्रति क्या था? अपनत्व का भाव था, प्रेम का भाव था। तो ये इसके प्रश्नोत्तर है वो हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ ये अध्याय है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें से कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप कहीं पर भी है वो नहीं अटकेंगे, आराम से इसे कर देंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले लेसन के साथ कल फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक नमस्ते।